हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एसआर स्टडी नंबर 1 में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि ये वीडियो जो है ये क्लास 10th का केमिस्ट्री जिसका नाम है अम्ल भस्म एवं लवण उस चैप्टर का है ये वीडियो और इस चैप्टर का 2 वीडियो अपलोड है। 2 वीडियो अपलोड है, फर्स्ट सेकंड लेक्चर आप उसको भी आसानी से देख सकते हैं और साथ ही साथ ये थर्ड लेक्चर है जिसमें कि आज चैप्टर खत्म हो जाएगा और आसानी से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सेकंड लेक्चर में लास्ट टॉपिक था मेरा पीएच स्केल, तो आज हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। पीएच स्केल का रेंज क्या? पीएच स्केल का रेंज, पीएच स्केल का जो रेंज होते हैं यानी कि प्रास, रेंज को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रास। 0 से लेकर 14 तक होते हैं। कहाँ तक? 0 से लेकर 14 तक। तो फर्स्ट टॉपिक है इस वीडियो का सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ये क्या होते हैं? ये किसे कहा जाता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स किसे कहा जाता है? वैसा सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है तथा किसी विलयन में H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता अर्थात विलयन के विभिन्न पीएच मान को विभिन्न रंगों में दर्शाते हैं, उसे सार्वत्रिक सूचक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये डिफिनेशन आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अब आगे बात कर लेते हैं। सामान्य विलयन का पीएच यानी कि कुछ ऐसा विलयन है जो कि हम लोग डेली यूज करते हैं और उसका पीएच मान देखेंगे। तो चलिए इसको भी आसानी से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। विलयन जठर रस और नींबू का रस, सिरका, टमाटर का रस, दूध, शुद्ध जल, ब्लड और लास्ट में क्या है? ब्लड। ये सामान्य है। तो जठर रस का पीएच मान होता है 1.2। क्या होता है? 1.2। नींबू का रस का पीएच मान होता है 2.2, सिरका का 3.0। तो आप देख सकते हैं ये सब का आसानी से अपने कॉपी पर लिख लीजिए और फिर आगे बात कर लेते हैं हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दोस्तों हम जो जीवन जीते हैं इसमें पीएच का क्या महत्व है ये इसी के बारे में जानते हैं। तो ये देखिए 0 से लेकर के 14 तक है पीएच मान, 0 से लेकर के 14 तक और 0 में आता है जठर रस और दूसरा और तीसरा के बीच में। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देखे हैं नींबू का रस 2.2, तो इसलिए यहाँ पर 2.2 यानी कि 1.1 1.2 और 2.2 यानी कि इससे और इसके बीच से जो ये होता है ये क्या होता है? नींबू का रस होता है। इसी तरह से ये सब का दर्शाया हुआ है, तो आसानी से देख लीजिए। अगर हम आपको इस तरह से बारीकी से बताएंगे तो आपका वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको देखने में गुस्सा आ जाएगा। आगे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का मान। हमारे दैनिक जीवन में जो पीएच होते हैं उसका मान हमको पता होना चाहिए, तो उसी के बारे में जानते हैं। मनुष्य अर्थात हमारा शरीर, यानी कि हम तो मनुष्य ही हैं दोस्तों, आपको पता होगा। यानी कि मनुष्य अर्थात हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच रेंज 8 पीएच रेंज के बीच की कार्य करता है। क्या करता है? 8 पीएच के बीच की कार्य करता है। और दूसरा है जब वर्षा की जल की पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो उसे वर्षा जल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षा जल कहते हैं। इसी तरह से अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रभावित होती है तो नदी के जल के पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवों की जीवन कठिनाई में पड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका आसानी से, आप भी अपने कॉपी पर इसी तरह से नोट्स बना लें। बहुत मेहनत लगता है नोट्स बनाने में, ये बस आप लोगों की वजह से ही बनाते हैं। तो चलिए हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनते रहता है जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। क्या करता है? भोजन को पचाने में मदद करता है। इसका पीएच 1.2 के लगभग कायम रहता है। इसके पेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अपच की स्थिति में पेट अत्यधिक मात्रा में HCl उत्पन्न करता है जिसके कारण पेट में दर्द तथा जलन होने लगती है। पेट दर्द तथा जलन छुटकारा पाने के एंटासिड जैसे क्षारकों यानी कि MgOH हॉल 2 NaHCO3 का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की बढ़े हुए मात्रा को उदासीन करता है। क्या करता है? अम्ल की बढ़े हुए मात्रा को उदासीन करता है। तो दोस्तों ये भी आपको आसानी से समझ में आया होगा। ये बहुत मेहनत के साथ इस तरह से आपके सामने आया है।
तो चलिए इसको समझ ही लेते हैं। पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। पीएच का जो परिवर्तन होता है वो हमारे दांतों पर किस तरह किस तरह का प्रभाव पड़ता है, तो इसको समझिए। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तब दांत के एनेमल यानी कि क्षतिग्रस्त होने लगती है। क्या होती है? क्षतिग्रस्त होने लगती है। भोजन के बाद टूथपेस्ट या नीम के दातुन से मुंह को साफ करके रक्षा की जा सकती है। एक ही उपाय है इसको दांत का साफ सुथरा हम लोग बनाए रखें और अपने क्या कहता है नीम के दातुन से भी करने की आदेश दी गई है। मिट्टी का पीएच किसका? मिट्टी का पीएच 7 के आसपास रहने पर ही अधिकांश पौधों की वृद्धि अच्छे ढंग से होता है। तो ये मिट्टी का कुछ उदाहरण है, ये भी आप आसानी से इसको भी लिख लीजिए। और हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत खास है। भौतिक गुणधर्म के आधार पर अम्ल तथा भस्म के बीच अंतर। भौतिक गुणधर्म के आधार पर अम्ल और भस्म के बीच जो अंतर होता है उसको भी हम लोग आसानी से समझते हैं। बिल्कुल अपने बोलचाल के भाषा में इसको बनाया गया है, ना कि किताबी भाषा में। आप इसको समझने की प्रयास करें। 1 नंबर में है अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। भस्म स्वाद में कड़वा होता है, ये एक अंतर। और दूसरा, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्ल, और भस्म जो है कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। सभी अम्ल जल में घुलनशील होते हैं अम्ल में, और जो है कि सभी भस्म जल में घुलनशील नहीं होते हैं। इसी तरह से इसमें भी कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको दर्शाया गया है, बिल्कुल आसान भाषा में, जो कि आप हमेशा यूज करते होंगे। इस तरह की भाषा आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी। दोस्तों, हम यही आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो से बहुत चीज़ सीख रहे होंगे। लेकिन अगर आपको YouTube पे ऐसा वीडियो मिल रहा है तो आप उसको भी थोड़ा देखने की प्रयास करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, जो कि बहुत ज़रूरी होगा। शेयर कीजिएगा तभी तो आपका दोस्त भी कुछ न कुछ सीख पाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अम्ल जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? क्या करता है? विद्युत का चालन करता है। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? H+ आयन प्रदान करते हैं, जिसके कारण अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। क्या करता है? विद्युत का चालन करता है। विद्युत का चालन करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है अम्ल का रासायनिक गुणधर्म, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, इसको भी आसानी से समझ लें। 1 नंबर में है अम्ल का धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्ल का जो धातुओं के साथ अभिक्रिया होता है वो कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में जानिए। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं तथा H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं? H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। धातु प्लस अम्ल मिलकर के लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ये रहा आपके सामने कुछ एग्जाम्पल, इसको भी आप लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं नोट पे, जो कि आपके लिए जानना और पहचानना बहुत जरूरी होगा। तो चलिए नोट को समझ ही लेते हैं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में H2 से नीचे वाले धातु जैसे कि Cu, Hg, Ag, Au आदि तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। क्या करती है? अभिक्रिया नहीं करती है। चलिए आगे समझते हैं। अम्ल तथा धातु के बीच अभिक्रिया से उत्सर्जित होने वाली गैस की जांच। उत्सर्जित गैस के पास जल हुई मोमबत्ती को ले जाते हैं तो गैस फटफट आवाज से साथ जलने लगती है। क्या होती है? फटफट आवाज के साथ जलने लगती है, जिससे ये मालूम होता है कि उत्सर्जित गैस क्या है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है। धातु के कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। सभी धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। अम्ल का धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड, लवण प्लस जल। लवण यानी कि साल्ट। लवण एक आयनिक यौगिक होते हैं जो धन
तथा ऋण आवेश से मिलकर बनी होती है। क्या होती है? ऋण तथा धन आवेश से मिलकर बनी होती है। जैसे कि NaCl, Na2SO4, MgSO4, CaCO3, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल है, आप इसको आसानी से समझ लें। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर आगे बात करते हैं। लवण का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। एक नंबर में अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया होने 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 से लवण का निर्माण होता है। क्या होता है? लवण का निर्माण होता है। जैसे कि अम्ल प्लस भस्म मिलकर के लवण प्लस जल HCl, यानी कि ये क्या है? घोल है। NaOH से क्या बना? NaCl प्लस H2O। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया है। तो चलिए लवण का परिवार फैमिली ऑफ साल्ट, समान आयनों वाले लवणों को लवण का एक परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण का एक परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? लवण का एक परिवार कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है NaCl तथा Na2SO4 सोडियम लवण तथा लवण का परिवार है। NaCl तथा KCl क्लोराइड लवण का क्या है? परिवार है। क्लोराइड क्या है? लवण का परिवार है। लवण का pH क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। परबल अम्ल तथा परबल भस्म के लवण के pH का मान 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। तथा ये उदासीन लवण होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन लवण होते हैं। जैसे कि NaCl, Na2SO4, KCl, NaNO3। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, आप इसको भी लिख लीजिए अपने कॉपी पर। परवल अम्ल तथा दुर्बल भस्म के लवण के pH का 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय लवण है। क्या है? ये अम्लीय लवण है। जैसे कि MgSO4 जो है ये अम्लीय लवण है। CuCl2 अम्लीय लवण है। AlCl3 ये क्या है? अम्लीय लवण है। बहुत सारे हो सकते हैं दोस्तों, यहाँ तक ही आपको समझना जरूरी था। अब चलिए एक ये भी है 3 नंबर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक के लवण के pH का मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारकीय लवण होते हैं। क्या होते हैं? क्षारकीय लवण होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है Na2CO3, NaHCO3, K2CO3, ये क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक होते हैं। चलिए आगे भी बात कर लेते हैं। ये वीडियो आज चैप्टर को इस वीडियो के अंदर खत्म करना है, तो चलिए आप लोग पैसेंस बना के वीडियो देखें और आसानी से वीडियो को शेयर करें। आपका कुछ नहीं जाएगा शेयर करने में, लेकिन मेरा बहुत चीज चले जाएगा। अगर आप शेयर करोगे व्यूज आएगा, आपका दोस्त भी आपसे आपके जरिए कुछ सीख पाएगा। कॉस्टिक सोडा, रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका? NaOH। NaOH का उपयोग कहाँ होता है? धातुओं से ग्रीस हटाने में होता है। कहाँ होता है? धातुओं से ग्रीस हटाने में। इसका उपयोग साबुन, अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट तथा कागज के निर्माण में होता है। कहाँ होता है? कागज के निर्माण में होता है। H2 गैस के उपयोग, इसका उपयोग रॉकेट में फ्यूल के रूप में किया जाता है। दूसरा उपयोग, इसका उपयोग खाद के लिए अमोनिया के निर्माण में होता है। तीसरा उपयोग, इसका उपयोग वनस्पति घी, आर्टिफिशियल घी बनाने में होता है। यूज ऑफ बेकिंग पाउडर का उपयोग कहाँ होता है, ये चीज समझते हैं। एक नंबर में इसका उपयोग आप समझ लें, इसका उपयोग वस्तु उद्योग यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सूती तथा लिनेन के विरंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा यानी कि फ्री तथा लौड़ी में लाउंड्री कपड़े धोने की जगह साफ कपड़ों के विरंजक के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? विरंजक के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये थोड़ा लिखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा देखने में, तो आप इसको माफ कीजिएगा और आसानी से वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका उपयोग पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। किस में किया जाता है? रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। और तीसरा उपयोग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि उपचायक के रूप में किया जाता है
तो दोस्तों हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपका कहीं भी कमी बेशी रही तो आप तीनों लेक्चर से मिल कर के आप इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये चैप्टर अम्ल, भस्म तथा लवण का था। ये चैप्टर बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। तो आप अगर तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो तीनों वीडियो देखकर आप आसानी से समझ लें और आपके पास नोट्स हो जाएगा। आपसे आगे कोई नहीं बढ़ पाएगा एग्जाम में, ये मेरा गारंटी है, वादा है आपसे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।